जी सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आलम अफरोज़ रूज। आई एम फ्रॉम ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पे। तो हाइपरटेंशन बेसिकली एक बहुत ही कॉमन मेडिकल ये प्रॉब्लम होती है विच इज़ एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब अगर प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड अगर फीमेल को वो हाइपरटेंशन हो रही है तो ऐसी हाइपरटेंशन को हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे एंड इट कम्प्लिकेटिंग अप टू 10% ऑफ प्रेगनेंसीज। और इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं: प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लैम्शिया सुपर इम्पोज्ड क्रोनिक हाइपरटेंशन। और ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ये रिकमेंडेड है फ्रॉम नेशनल हाई ब्लड प्रेशर एजुकेशन प्रोग्राम वर्किंग ग्रुप, जो कि काम ही हाई ब्लड प्रेशर पे करता है, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है उसी के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहले बात करते हैं हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, इसको हम नॉन प्रोटीन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसका नेम ही जो है इसकी सेल्फ एक्सप्लेनिंग कर रहा है कि ये ऐसी हाइपरटेंशन होती है जो फीमेल्स को पहले नहीं होती। मतलब फीमेल आप उसकी हिस्ट्री लेंगे तो वो आपको कहेगी कि इससे पहले मेरा अगर बीपी मॉनिटरिंग होती रही है तो वो आपको बताएगी कि इससे पहले कभी भी उसको हाइपरटेंशन नहीं था। और अब क्या हुआ है कि जब से प्रेगनेंसी हुई है तो तब से उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रह रही है। जब भी वो बीपी अपना चेक करती है तो वो हाई होता है और उसके साथ जितने भी हाइपरटेंशन एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो आ रहे हैं। तो ये उसकी कंप्लेन होगी, ठीक है। लेकिन ये जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है इसमें प्रोटीन यूरिया नहीं होता, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन यूरिया। तो इसमें प्रोटीन यूरिया का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है। बस एक नॉर्मल जिस तरह एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, इसी तरह से गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, लेकिन ये एसोसिएटेड होता है विद प्रेगनेंसी विद नो प्रोटीन यूरिया। और ये जो होता है फर्स्ट टाइम अराइज करती है इन सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में, जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में फीमेल का अचानक से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये होती है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन वो होती है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में डायग्नोस होती है अर्ली स्टेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें। तो ये भी या तो अगर फीमेल को ऑलरेडी अगर पहले से ही हाइपरटेंशन थी उसको, उसकी वजह से भी ये हो सकती है, या फिर अगर पहले हाइपरटेंशन उसको नहीं भी रही तब भी हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं तो वो हाइपरटेंशन कॉज कर सकती हैं। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है कि उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोसिस हो रहा है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में उसका डायग्नोसिस हो रहा है। लेकिन दोनों में प्रोटीन यूरिया मिसिंग है, दोनों में प्रोटीन यूरिया नहीं है। और ये दोनों कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनको अगर डेली बेसिस पे इनको मॉनिटर किया जाए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखा जाए तो ये ना तो मदर के लिए डेंजरस है और ना ही फिटस के लिए। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं कॉज करती और ना ही इतना ये प्रॉब्लमैटिक है। तो ऐसे में सिर्फ पेशेंट्स को हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं कि ताकि वो जो हाइपरटेंशन है इस वक्त वो कन्वर्ट ना हो जाए प्री एक्लैम्शिया में और एक्लैम्शिया में भी, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। और यही ऐसी कंडीशंस होती हैं फीमेल प्रेग्नेंट लेडी में जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो उसके बाद है प्री एक्लैम्शिया। तो प्री एक्लैम्शिया बेसिकली क्या होता है कि ये भी हाइपरटेंशन ही होती है, लेकिन ये 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अपीयर होती है अचानक से, या फिर अगर पहले से ही अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है उसको रही है और वो क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो समटाइम क्रोनिक हाइपरटेंशन भी कन्वर्ट हो जाती है आपके प्री एक्लैम्शिया में। तो ये 20th वीक में मोस्टली अपीयर होती है और इसमें 3 साइन्स लाज़मी देखे जाते हैं। या तो वेट गेन हुआ होता है फीमेल का, एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगी और साथ में प्रोटीन यूरिया होगा इसमें, जो प्री एक्लैम्शिया का केस है उसमें। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड केस में क्या होता है कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है फीमेल का वो 90 टू 99 mmHg होता है, जबकि सिस्टोलिक उसका मेजर आता है 140 mmHg। जबकि मॉडरेट की बात करें तो वो 10 स्केल इंक्रीज करके जो डायस्टोलिक होता है वो 100 टू 110 mmHg हो जाता है, जबकि जो सिस्टोलिक है वो
140 टू 170 तक चला जाता है। और सीवियर में फिर क्या होता है कि जो डायस्टोलिक होगा वो मोर देन 110 हो जाता है और सिस्टोलिक मोर देन 170 mmHg इतना रिकॉर्ड हो रहा होता है। जबकि जब इनका हम प्रोटीन यूरिया जब करवाते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं, तो वो मोर देन होगा 300 mg विद इन 24 आवर्स पर 100 ml। तो हमने जो प्री एक्लेम्पशिया को किस तरह से डायग्नोज करना होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आती है हाइपरटेंशन की कंप्लेन लेके, प्लस उसको एडिमा भी है, तो हमने उसको सबसे पहले रूल आउट करना होता है प्री एक्लेम्पशिया में। अगर वो उसका जो गेस्टेशन पीरियड जो आ रहा है वो 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, तो ये एकदम से ही ब्लड प्रेशर चेक करने से, उसके मॉनिटर करने से ही नहीं डायग्नोस हो जाता। इसमें हमने 6-6 घंटे का स्पेस लेके, वक़्फ़ा लेके, तो हमने मॉनिटर करना होता है बार-बार। तो अगर आप रिपीटेडली 6 आवर्स के बाद आपको 3 से 4 दफ़ा आपके रिज़ल्ट्स सेम उसी हाइपरटेंशन के ही आ रहे हैं, इट मीन्स कि पेशेंट को प्री एक्लेम्पशिया है। और जब हम उसको प्रोटीन यूरिया उसका लेवल चेक करवाते हैं और अगर वो मोर देन 300 mg पर 24 आवर्स है, तो वो कंफर्म कर देता है कि नाउ पेशेंट इज गोइंग थ्रू प्री एक्लेम्पशिया। और इसकी जो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो नॉर्मली जो मैटरनल ब्लड होता है उसी से ही फीटस में ब्लड जा रहा होता है थ्रू प्लेसेंटा। तो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि लार्ज फ्लो होना चाहिए विद लो रेजिस्टेंस और लो इम्पिडेंस, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड विद लो इम्पिडेंस। जितना अच्छे से ब्लड मैटरनल से फीटल में जाएगा उतना ही अच्छा होता है। लेकिन प्री एक्लेम्पशिया के केस में क्या होता है कि जो स्पाइरल आर्टरियोल्स होती हैं उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। मतलब जो प्लेसेंटा है वो सही तरह से जो मैटरनल की ब्लड वेसल्स हैं उनको इन्वेड नहीं कर पाता। कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे जनरेट हो जाती हैं पैथोलॉजिकल, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। और रेजिस्टेंस के हाई हो जाने की वजह से प्लेसेंटा की तरफ जो अब ब्लड सप्लाई थी, जो कि जानी थी विद लार्ज फ्लो एंड लो रेजिस्टेंस, अब क्या होगी, विद हाई रेजिस्टेंस होगी लेकिन फ्लो का रेट भी कम हो जाएगा। तो मिनिमम फ्लो, ब्लड फ्लो की वजह से प्लेसेंटा की तरफ क्या होगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो प्लेसेंटल ब्लड है वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा, तो वो हाइपोक्सिया और वहाँ पे एक्सकीमिया हो जाएगा। और जब एक्सकीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, तो प्लेसेंटा कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेगा जो कि ब्लड के अंदर, और वो जाके जो मैटरनल की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा, मतलब सिस्टेमिक वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है और साथ ही एंडोथेलियल डिसफंक्शनैलिटी कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जब वो मीडिएटर्स ब्लड के थ्रू मैटरनल ब्लड वेसल्स में आते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो वस्कुलर परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो एंडोथेलियम की जो बिटवीन स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा होता है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वस्कुलर स्पैज्म आ जाता है और वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और उसके साथ ही साथ ये ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा होता है। ऑर्गन्स को जब अफेक्ट करता है तो ये हेल्प सिंड्रोम साथ में एसोसिएट कर रहा होता है, वो कॉज कर रहा होता है। और फिर साथ जो एडिमा होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो पेशेंट में जो हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्पटम्स हैं वो भी आ रहे होते हैं। ऑर्गन्स में मोस्टली ये लीवर को डैमेज कर रहा होता है और आपकी किडनीज को। तो लीवर में आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम में जो HELLP, H stands for hemolysis, EL stands for elevated liver enzymes and LP stands for low platelets। hemolysis में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है एंड इन पीपल विद hemolysis द रेड ब्लड सेल्स गेट broken down too soon and too rapidly, जिसकी वजह से जो आरबीसीज का लेवल है वो लो हो जाता है बॉडी में और इवेंचुअली लीड्स टू एनीमिया और पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर सेल्स की ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती और वो फिर एनीमिया के जो सिम्टम्स हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। उसके अलावा जब एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हैं तो इट मीन्स ये इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि अब जो लिवर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, या तो वो इन्फ्लेम्ड है और या फिर इंजर्ड हो चुका है। और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है।
ठीक है, और ये हेल्प करता है विद क्लोटिंग, क्लोटिंग करवा रहा होता है। तो जब इसका लेवल लो हो जाता है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस तरह से प्री एक्लैम्सिया जो है वो हेल्प सिंड्रोम के साथ भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड देखा गया है। और किडनीज़ को जब ये डैमेज करता है तो वहाँ पे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। इस तरह से इंक्रीज़ कर देता है कि जिस तरह वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो वास्कुलर स्पेसेस है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, और कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के तौर पे जब वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है, हाइपरटेंशन हो रही है, सेम इसी मैकेनिज़्म के ही अकॉर्डिंग किडनीज़ की जो वास्कुलर स्पेसेस होती हैं वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं, एंडोथेलियम की जो स्पेसेस होती हैं वो। जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ कर जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन है जो कि रिटेन कर रही थी, वो यूरिन के थ्रू नहीं जा रही थी। अब ऑन्कोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोटीन्स भी आना शुरू हो जाएँगी यूरिन के अंदर, क्योंकि एंडोथेलियम के अंदर जो उनकी जो वास्कुलर स्पेसेस थी वो इंक्रीज़ कर गई हैं अब। तो प्रोटीन जो है उसकी वजह से वो यूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर जो प्रोटीन यूरिया का सिम्पटम है, ये लाज़मी देखा जाता है प्री एक्लैम्सिया के केस में। इसके अलावा ये इसमें क्या-क्या पॉसिबल इसके कॉज़ेज़ हो सकते हैं प्री एक्लैम्सिया के, तो अगर तो फीमेल है, उसकी एज अगर तो लेस देन 20 इयर्स है, तब भी इसके हाई चांसेस होते हैं होने के, और आफ्टर 40 इयर्स, बिफोर 20 इयर्स एंड आफ्टर 40 इयर्स। उसके अलावा अगर बीएमआई मोर देन 30 है, ओबेसिटी है, तो ऑब्वियसली उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। उसके अलावा अगर तो प्री एक्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है, पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले भी हाइपरटेंशन थी, तब भी इसके जो इंसिडेंस इसका हाई हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई रीनल डिजीज़ेज़ हैं उसको, या फिर कोई सोडियम रिटेंशन वगैरह बॉडी में हो रही है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन कॉज़ देखा गया है प्री एक्लैम्सिया में। उसके अलावा कोई हीमोलाइटिक डिज़ीज़ हो सकती है, कोई भी वास्कुलर डिज़ीज़ हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में प्री एक्लैम्सिया के चांसेस हाई हो जाते हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियोस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज़ कर जाता है एमनियोटिक सैक में। इसमें हो जाता है उसके अलावा हाइड्रेटिडी मॉल अगर है प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें हो जाता है। हेरिडिटरी कॉज़ हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर मोलर प्रेगनेंसी जो कि एक फर्टिलाइज़ेशन डिसऑर्डर है बेसिकली, जिसमें ओवा एंड स्पर्म सही से फर्टिलाइज़ नहीं हो पाते और वो नॉर्मल ज़ाइगोट नहीं बनाते। तो प्रेगनेंसी बेसिकली वो सही से स्टार्ट नॉर्मली होती ही नहीं है, जिसे हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी। तो इन केसेज़ में भी प्री एक्लैम्सिया हो सकता है। यहाँ पे एक प्राइमरी ग्रेविडा है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी है और फीमेल की एज 20 इयर्स मतलब बहुत कम है, तो ऐसे में प्री एक्लैम्सिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब ऐसे में जो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं मेन तो 3 ही हैं, या तो एडिमा होगा पेशेंट को, उसके अलावा हाइपरटेंशन के सिम्पटम्स होंगे लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस वगैरह, और उसके साथ-साथ प्रोटीन यूरिया होगा। ये उसके अंदर एसोसिएटेड सिम्पटम्स होंगे। उसके बाद आ जाता है एक्लैम्सिया। अब एक्लैम्सिया ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें सिम्पटम्स सारे प्री एक्लैम्सिया वाले होते हैं, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि साथ में कन्वल्जन्स आ रही हैं व्हिच आर एसोसिएटेड विद अनकॉन्शियसनेस। मतलब पेशेंट जब वार्ड में आएगी एक्लैम्सिया के वार्ड में, तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में होगी, या उसको वो साथ में फिट्स आ रहे होते हैं, मुँह से झाग निकल रही होगी, अप रोलिंग ऑफ आइज़ हो रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके जो कन्वल्जन्स होते हैं, ये जो एपिलेप्सी है टॉनिक-क्लॉनिक उसी टाइप के ये फिट्स आ रहे होते हैं पेशेंट को। लेकिन जब हम उसमें हाइपरटेंशन को उसमें देखते हैं और प्रेगनेंसी होता है, और अगर 20th वीक से ज़्यादा है उसकी गेस्टेशन पीरियड, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको डायग्नोज़ करने में हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्लैम्सिया। तो इसमें भी पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी, ब्लडी विज़न होगा और लाइट स्पॉट्स नज़र आएँगे, फोटोफोबिया होगा, और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स हो जाते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, ओलिगोयूरिया जिसे हम कहते हैं लो यूरिन आउटपुट वो होगी, मैसिव एडिमा होगा फेस पे, हैंड्स पे, एब्डोमिनल वॉल पे, लेग्स पे, और उसी प्रेशर की वजह से पेशेंट को लेग्स में पेन भी होगी, मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा, टेकिपनिया होगा विद एसिडोसिस। उसके अलावा हाइपरपायरेक्सिया
बहुत ज़्यादा फीमेल्स में देखा गया है इसी सूरत हाल में। ओलिगोयूरिया हो सकता है या फिर एनयूरिया भी हो सकता है। उसके अलावा इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया देखा गया है विद पैसेज ऑफ कास्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए। तो इन्वेस्टिगेशंस में एक तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करवाई जाती है, ब्लड फिल्म करवाई जाती है, ब्लड यूरिया, सीरम यूरिक एसिड करवाया जाता है, सीरम क्रेटिनिन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखा जाता है एसिडोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा प्लेटलेट काउंट्स को देखा जाता है और फाइब्रिनोजन लेवल को देखा जाता है। इन पेशेंट्स में ये लेवल्स डन करवाए जाते हैं विद इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड कंप्लीट यूरिन एनालिसिस करवाया जाता है। हाई वजाइनल स्वैब ली जाती है फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ताकि जो अदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी एक्सक्लूड आउट किया जा सके। उसके साथ साथ लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाए जाते हैं क्योंकि इसमें हेल्प सिंड्रोम के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लीवर के डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनमें वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की कि ये कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस कॉज़ कर सकता है ये जो प्री एक्लेम्पशिया के होते हैं और एक्लेम्पशिया के जो केसेस आते हैं उनमें। तो इसमें एक तो ये हेपेटिक फेलियर के चांसेस हाई हो जाते हैं, इंट्राक्रैनियल हेमरेज के चांसेस हाई हो जाते हैं, हाइपरपायरेक्सिया हो जाता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन हो जाती है। उसके अलावा रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो कंडीशंस होती हैं मदर एंड फीटस दोनों के लिए ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं और इनको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये दोनों ही प्री एक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया दोनों ही इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा फीटस में प्लेसेंटा प्लेसेंटा की सेपरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं जिसकी वजह से फीटल डेथ भी हो सकती है ड्यू टू प्लेसेंटल इनएफिशिएंसी। तो ऐसे में जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट देना होता है उसमें एक तो ये होता है कि इसमें हमने ऐसा होता है ना कि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है उसमें आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दे रहे होते हैं, डायूरेटिक्स भी दे रहे होते हैं, सिडेटिव्स वगैरह भी। लेकिन इस कंडीशन में क्या करना होता है कि इसमें डायूरेटिक्स एक तो बिल्कुल भी नहीं देने होते और एंटी हाइपरटेंसिव में भी जो ड्रग्स देते होते हैं एक तो उसमें मिथाइल डोपा आ जाता है, उसके अलावा लेबिटालोल दे देते हैं, नेफिडिपिन दे देते हैं जो कि कैल्शियम एंटागोनिस्ट है। तो ये कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो ऐसे में प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिर आगे वो प्रेगनेंसी की भी टर्मिनेशन की कुछ वो होती हैं कंडीशंस होती हैं। लाइक उसमें देखा जाता है कि कौन-सा वीक ऑफ गेस्टेशन चल रहा है और कितना सीवियर है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सर्विक्स की क्या स्टेट है, फीटस कितना मैच्योर हो चुका है, पैरिटी क्या है और जो भी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है वो लेके इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो फिर ऐसे में प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। या अगर डिलीवरी का टाइम जो है वो बहुत करीब है तो किसी भी तरह से उसको डिलीवरी टाइम तक मैनेज किया जाता है थ्रू एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स, ताकि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकें। So this is all about my today's lecture. Thank you so much, Jazakallah. If you have any question, you can ask.